नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। आज हमारे साथ जो मेहमान है, एज एन एक्टर, एज एन स्टार, मुझे बहुत पसंद है जी। मैं बात कर रहा हूं इरफान खान की। इरफान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सम्मान आपको जो मिला उसका बहुत बहुत आपको बधाई। जी शुक्रिया। उसके बाद मुलाकात आज ही हुई आपसे। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, राष्ट्रीय सम्मान का मुझे इंतज़ार था। इतना इंतज़ार था कि वो धीरे धीरे वो इंतज़ार ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वो एक ऐसी फ़िल्म जो मेरी अज़ीज़ फ़िल्म है, सबसे ज़्यादा फेवरेट फ़िल्म है, उसकी वजह से मुझको मिला। सो देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी है इस बात की कि वो राष्ट्र ने सम्मान दिया। अब राष्ट्र सुध तो लेता है पर लेट लेता है। जैसे पान सिंह की भी लेट ही सुध ली राष्ट्र ने। उसकी तो बेचारी की सुध नहीं ली। और हमने कहानी सुनाई तो फिर शायद उसका बेचारे का नाम जो है अब लोगों को पता है। और इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम हमारी फिल्म के ज़रिए लोग उनका नाम जानते हैं, उन्होंने जो किया था उसके बारे में जानते हैं। एक और फिल्म आपकी जल्दी आने वाली जिसका बहुत चर्चा है, प्रोमोज बड़े एक्साइटिंग लग रहे हैं, डी डे। डी डे जी। ये कहानी जो है बड़ी रोचक लगती है कि एक अंडर कवर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गया है और वहाँ क्या क्या हकीकत होती, कैसे सारा कुछ होता है। किस तरह का एक्सपीरियंस टोटल इसको कहा जाए, क्योंकि आप काफ़ी रिसर्च करने वाले एक्टर हैं। मैं कभी कभी जब उसमें कहानी में गुंजाइश होती है रिसर्च की तभी करता हूँ, तो ज़बरदस्ती ये बचपन से ये जासूसों की दुनिया जो है आपको फैसिनेट करती है। बट जो भी हम बचपन में लिटरेचर में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, वो एक उसका फिल्मीकरण होता है या उसका किताबीकरण होता है। उसकी रियल इन्फॉर्मेशन हमें कहीं पता नहीं चलती। तो इसलिए मुझे ये वर्ल्ड हमेशा से फैसिनेट करती रही है। फिर जब निखिल अडवाणी लेकर आई सब्जेक्ट, तो इसमें ऑलरेडी राइटर रितेश शाह ने खूब रिसर्च की थी और उनकी कैसी दुनिया होती है, किस तरह से वो लोग ऑपरेट करते हैं, क्या उनके चैलेंजेस होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को इस फिल्म में समझ में आएगा। मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो कि स्पाई की दुनिया को इतने क्लोजली वॉच कर रही है और आपको दिखा रही है। रिसर्च करने के नाम पे मतलब मैंने कुछ पढ़ना चाहा, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है नो वे टू एस्केप, वो एक किताब थी। बाकी इंडियन काउबॉयज़ या रॉ काउबॉयज़ का किताब है, वो थी। एंड पर उससे ज़्यादा फिर हमें मदद मिली वहाँ के लोगों से जो रॉ में काम करते हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में स्टेशन थे, पाकिस्तान में वो ऑपरेट कर रहे थे। उन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से बातचीत की बहुत। तो बहुत फैसिनेटिंग है उनका। और आपको इस फिल्म में जो है उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह का काम किया जाता है। कराची को अपना ससुराल बना के बार बार हम पे वार किए जा रहा था। बस अब और नहीं। वक्त आ गया था उस मिशन का जिसके लिए वली खान ने कराची में 9 साल गुजार दिए थे। मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस मुल्क से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूँ। जिस तरह से हमने जासूस देखे सो कॉल्ड, मतलब हम आंखें से अगर देखना शुरू करें तो कई बहुत कम फिल्में ही बनी स्पाई पे हमारे यहाँ पे। एक जासूस का कैरिकेचर, ये जो कैरेक्टर ग्राफ है, उसका प्रोग्रेशन है, वो एज एन एक्टर जिस तरह से आप वर्क करते, थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता आपको जनरल, क्योंकि एक बहुत क्लियर वो नहीं है उसका। इस प्रोफेशन से अपने आप में मिस्ट्री जुड़ी हुई है और ऑडियंस जो है मिस्टीरियस सब्जेक्ट से हमेशा फैसिनेट होती है। चाहे वो जैसे वेस्ट में सीरियल किलर हो, अब सीरियल किलर इतनी फिल्में बनती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी में मिस्ट्री है, वो थोड़ा सा उसका एनिग्मा है। यहाँ भी जासूसों का अपना एनिग्मा है और वो किस तरह से काम कर, हालांकि ज़्यादातर जो है वो लंबा कोट और काला चश्मा और काला हैट पहन के हमने देखा है, रियल जासूसों को हमने नहीं देखा है। तो उसके अंदर की दुनिया उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। जैसे आंखें भी जो आई थी धर्मेंद्र साहब की, तो वो उसकी वही जो उनकी इंट्रिकेसीज हैं, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन पास करते हैं, किस तरह सारी चीज़ें होती हैं, वही फैसिनेट करता था। इसमें भी जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे
मैसेज भेजा जाएगा यहाँ से वहाँ, उसमें तो आप मोबाइल में तो कर नहीं सकते हैं। तो बड़े इनोवेटिव तरीके हैं मैसेजेस भेजने के। जैसे इसमें आप एक आपको तरीका पता चलेगा कि कैसे किसी ऐड के ज़रिए आप अखबार में एक ऐड देते हैं और उसकी जो लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल पढ़ने वाला उसको लगेगा कि ये एक ऐड है किसी भी चीज़ का, हेयर सलून का या किसी का। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो उसको कैसे डिकोड करेगा, तो उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप का पता चला था कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी एक दूसरे को मेल नहीं करते हैं। वो एक ही अकाउंट, मेरे अकाउंट का पासवर्ड आपके पास है, आपका मेरे पास है, आप अपने अकाउंट में मेल लिखेंगे, आप भेजेंगे कभी नहीं, मैं यहाँ से आपने जो भी भेजा है मैं पासवर्ड डाल के मैं उसको पढ़ लूँगा, तो उससे कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बहुत इंट्रिकेसीज़ हैं इसके अंदर, और जो मिशन है वो बहुत डेंजरस है। और मुझे कई बार लगता है कि ये मिशन इन 4 लोगों ने जो लिया है अपने ऊपर, वो इनके बस का है नहीं। तो इसलिए मुझे फिल्म का नाम कई बार सही लगता है अगर इसको डम डे बुलाया जाए, डी डे की जगह ना, तो डम डे ज़्यादा सूट करता है इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल मिशन है। और फिर कैसे वो लोग कोशिश करते हैं करने की, मेटिकुलसली प्लान करते हैं, बट कहाँ उनकी पर्सनल ज़िंदगी और ये एक डेंजरस मिशन कहाँ ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे से मिलने लगता है, और उससे क्या क्या मिसहैप्स होते हैं। कराची में आपका मिशन एक्टिवेट तो नहीं हुआ है? कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। क्या नाम था उसका? कबीरो मेरी जान, आपको लेने आएंगे ना? बिल्कुल लेने आएंगे। चुप! जिंदा लाने की जरूरत नहीं, मुर्दे भी चलेंगे। होती है फिक्शन, जो वर्क ऑफ फिक्शन कहते हैं, सो कॉल्ड गोल्डमैन जो हैं आपके फिल्म में, गोल्डमैन जी जो जग जाहिर है कि किसका कैरेक्टर है वो, उस तक हमारी एजेंसीज अभी तक पहुंच ही नहीं पाई। फिल्म में पहुंच सकती है, फिल्म में पहुंच सकती है। फिल्म एक तरह का सी इंस्पिरेशन भी है, और जिस तरह से पहुंची है उसमें कोई फिल्मी तरीका नहीं है, वो बहुत ही क्योंकि जब पहली बार ये स्क्रिप्ट निखिल ने रॉ के ऑफिसर को दिखाई थी, तो उसमें पढ़ने के बाद ही वॉज सरप्राइज्ड। उनको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कहाँ से आपने रिसर्च किया है। और उनका कहना था कि अगर ऐसा कभी ऑपरेशन पुल ऑफ करने की कोशिश की गई तो इसी तरीके से किया जा सकता है। क्या बात है। तो ये इतनी रियल है। कई बार हॉलीवुड सिनेमा में होता है कि जैसे कि आपको उसकी फिल्मों के अंदर कुछ साइंस छुपे होते हैं फ्यूचर के लिए, आने वाले किस तरह के दिन किस तरह के होंगे, सोसाइटी किस तरह की होगी, उसमें कई चीज़ें ऐसी छुपी हुई होती हैं विच इज़ वेयर के जहाँ के फिल्म सजेस्ट कर रही है आपको आगे आने वाली दुनिया के बारे में। जैसे बहुत सारे इनोवेशन जो है स्टार ट्रैक में, जो बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की गई थी, बहुत सारे इनोवेशन उसके आधार पे हुए हैं। तो कई बार फिल्म जो है आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, होती लाइफ से ही है, लाइफ को देख के उस पर कल्पना करके, और फिर जो है आदमी वो लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। हवाई जहाज़ का अगर इन्वेंशन हुआ था तो पहले तो कल्पना ही थी, वो कल्पना नहीं होती तो हवाई जहाज़ नहीं बनता। तो इसलिए कई बार कल्पना जो है बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी शेप अप करने में। ट्रिगर खींच, मामला मत खींच गया ना तो बहुत तकलीफ दूंगा। कई बार मुझे लगता है जैसे लाइफ ऑफ पे आपने काम किया, अवतार है, या कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो बन जाती हैं। सही है, वो बन जाती है, ये बोल देते हैं कि डायरेक्टर भी बोलता है यार बन गई। क्या चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो भविष्य की तरफ इंगित कर, जैसे अभी आपने बताया कि कई सारी चीज़ें वो आने वाले समय में काम आती है। तो देयर इज समथिंग जो डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी से या राइटर की क्रिएटिविटी से परे है जो उसमें काम करता है। क्रिएटिव प्रोसेस अपने आप में मिस्टीरियस प्रोसेस है। क्या चीज़ें किस वक्त, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, वो किसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा है 10 साल हो गए उसे करते हुए, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सडनली वो सोता है, वो किसी स्टेट में जाता है,
सोते सोते सडनली वो 10 साल की मेहनत अलग है और एक स्पर ऑफ मोमेंट में उसे कोई थॉट आता है विच सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जो कि मिस्ट्री है, इसके बारे में आप लॉजिकली उसको समझ नहीं सकते हैं। हमारा जो जहन है, हमारे दिमाग के बहुत सारी लेयर्स हैं। ज़्यादातर हमें ऊपरी लेयर के बारे में हम परिचित रहते हैं, अंदर की लेयर के बारे में नहीं पता होता हमें। तो इसी तरह से क्रिएटिव प्रोसेस है। क्रिएटिव प्रोसेस में कहाँ क्या इंस्पिरेशन आई है और आपने क्या क्रिएट किया है, उसमें बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो आने वाले समय के बारे में या जो जिसमें दूरदर्शिता होती है। निखिल एज ए फिल्म मेकर, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई बड़ी स्टाइलाइज बनाई, जो कि उसका हिट हो फ्लॉप हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो फिल्में उन्होंने बनाई बड़ा स्टाइलाइज बनाया। डी-डे के बारे में जितना अभी तक देखा जो बड़ा ह्यूज सा लग रहा है, क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे ह्यूज तक? ये फिल्म एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि ये फिल्म, जब आप हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं थ्रिलर, वो अगर किसी इशू पे बेस्ड है तो उस इशू के साथ बाकायदा फिल्म के अंदर डील किया जाता है। वहाँ की ऑडियंस अगर सिनेमा देखती है तो उसमें जो सिनेमा में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कई बार उसको ऐसे गारंटी लेते हैं कि यार फिल्म में ये बताया तो उसका मतलब सही ही होगा। हमारी फिल्मों में अभी तक कुछ चीज़ें नहीं हैं। हम अगर किसी वकील को बता रहे हैं कोर्ट में काम करते हुए तो वो फिल्मी कोर्ट अलग है और रियल कोर्ट अलग है। और हमारी सिनेमा जो है लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये फिल्म इसलिए आगे है उससे। ये फिल्म जो है वो प्रॉब्लम को उसी तरह से डील कर रही है और जहाँ तक उसका स्टाइल का सवाल है, जहाँ तक उसका नैरेटिव है, जिस तरह से निखिल ने बनाया है, वो बहुत कुछ आपको लगता है कि आप किसी हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। तो उसने ऑथेंटिसिटी और उसका ड्रामा, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो निखिल ने स्ट्राइक किया है, जो कि हम कभी कभी लैक करते हैं। जब हम किसी इशू के बारे में बात करने लगते हैं तो इशू के बारे में बात करते हुए हम बोरिंग हो जाते हैं, उसका ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और जब ड्रामे में जाते हैं तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले लेते हैं और फिर उसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता, फिर एक फिल्मी रियलिटी होती है। तो ये फिल्म जो है दोनों का मिश्रण इसमें बहुत अच्छे से, बहुत बैलेंस अच्छे से स्ट्राइक किया है निखिल ने। इरफान से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, हमारे साथ है इरफान। रिसर्च कर रहा था, मुझे कि बिल्लू बार्बर के बाद फिर बार्बर शॉप में आपको जाना पड़ा। हाँ, वो बार्बर शॉप में जाना पड़ा मुझे, और उसका बहुत ही छोटा सा रोल है बार्बर होने का। उसमें कोई ऐसी डिटेलिंग नहीं है। बस इन लोगों की एक सबसे बड़ी, जब हम इनसे बात कर रहे थे रॉ में जो काम करते हैं लोग, कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है इस तरह का काम करने की, क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें, सबसे अहम बात होती है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखना चाहिए। आप कहीं भी स्टैंड आउट आपको नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। आप बिल्कुल एक आम आदमी जैसे भीड़ में आपको मिक्स हो जाना चाहिए। तो मेरा कैरेक्टर जो कि पाकिस्तान में है और एज ए पाकिस्तानी रह रहा है, तो उसको उतना ही आम और उतना ही मिक्स होने वाला आम लोगों में। तो निखिल ने चूज़ किया कि मैं बार्बर हूँ वहाँ, और वो गोलबन जी के घर के सामने की तरफ उसने दुकान सेटअप कर रखी है, और वो इन्फॉर्मेशन से लेता रहता है, हाय साय से इधर से उधर से पास ऑन करता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी शर्त है उसकी कि बिल्कुल आम दिखना और लोग भीड़ में मिल जाना, किसी तरह से स्टैंड आउट नहीं करना, किसी तरह से आप किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना है आपको। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है उस काम की। अब और नहीं, वक्त आ गया था उस मिशन का जिसके लिए वली खान ने कराची में 9 साल गुजार दिए थे। मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस मुल्क से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूं। टीम 7 दिन में पहुंचेगी।
तुम लोगों के साथ सोती हो और मैं लोगों को सुलाता हूँ। प्रोफेशनल किलिंग है सर। कराची में आपका मिशन एक्टिवेट तो नहीं हुआ है? कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे सरकारी नज़रिए को आगे बढ़ाती या पुख्ता करती ही फिल्में कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। हमारा सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी जो है दाऊद इब्राहिम, जिसको हम गोल्डमैन जी कह रहे हैं, वो वहाँ पे छुपा हुआ है। और मतलब ये दावे को फिल्म पुख्ता कर रही है। करना चाहिए। अगर जो रियलिटी सबको पता है, हमारी फिल्में अगर किसी रियलिटी को अंडरलाइन करती हैं तो हमें लगता है कि यार फिल्मों में ये बात आ रही है, जबकि हर आदमी को पता है ये बात, हर आदमी जानता है। तो फिल्म को इस बात को कहने में क्या दिक्कत है? फिल्म को कहना चाहिए, फिल्म को लाइफ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर सिस्टम उसका ध्यान नहीं जाता है सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं फिल्म उसका ध्यान आकर्षित कर सकती है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है किसी तरफ। वही तो फिल्म का काम है कि एंटरटेन करें, एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों का एक दृष्टिकोण बदले, उनको एक सोचने का एक नज़रिया दे, उनको उनके जहन को शेप अप करे। तो ये भी एक रोल है। पर कहीं हम एस्केप पकड़ लेते हैं ना, कि हम नाम लेने से कतराते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ हम एस्केपिज्म तलाश लेते हैं। फिल्म क्या है ना, फिल्म इसका बहुत डिटेल में आंसर आई थिंक निखिल दे पाएगा। बट फिल्म में अननेसेसरी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। फिल्म में फिल्म एक तरफ बहुत बड़ा बिजनेस भी है, तो इतना लोगों का पैसा स्टेक पे लगा होता है, उसमें बिला वजह की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जिससे कि फिल्म को नुकसान हो, वो करने का कोई मतलब नहीं है। ये कैरेक्टर है, इसका नाम गोल्डमैन है। अब किसी भी आदमी का नाम लेके उसके बारे में बात करना ये ठीक नहीं है। मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस मुल्क से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कबीरो मेरी जान, आपको लेने आएंगे ना? बिल्कुल लेने आएंगे। चुप! जिंदा लाने की जरूरत नहीं, मुर्दे भी चलेंगे। मैं तो हमेशा से मान के चलता हूँ कि आपने अगर कोई फिल्म के लिए हाँ की है तो वो अच्छी ही फिल्म होगी, तो निश्चित तौर पे ये फिल्म देखने लायक तो होगी ही होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप लंच बॉक्स के साथ प्रोड्यूसर बन गए, सुना मैंने। मैं पार्ट प्रोड्यूसर हूँ उसके अंदर, और मेरे जहन में ये बात चल रही थी बहुत दिनों से कि कुछ कहानियाँ आती हैं जिन पे कि मेरा बहुत विश्वास होता है, बट मार्केट उसको बहुत फेवरेबली जो है रिएक्ट नहीं करता। मार्केट के लिए हर एक प्रोजेक्ट का एक उसकी वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जिन कहानियों पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है कि कहानियाँ पॉपुलर होंगी, मुझे पता है कि ये मकबूल होंगी, ये सक्सेसफुल होंगी, तो उन कहानियों पर मैं अपना योगदान देके उनको किसी तरह से खड़ा करना चाहूँगा। ये मेरा इरादा था, और वो शुरुआत जो है इस फिल्म से हुई है, लंच बॉक्स कहानी पढ़ते ही मुझे लगा था कि इसमें कुछ स्पेशल है। उसकी जो इमोशनल दुनिया है वो बहुत मज़ेदार है, और इससे लव स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्वीट लव स्टोरी। तो जितना बजट उसमें चाहिए था उतना बजट जो है मार्केट से नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मेरा अपना जो भी भागीदारी रही जिसकी वजह से कि वो पॉसिबल हो पाए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतरीन फिल्म सामने आएगी, और इस तरह की फिल्मों का सिलसिला आप लगातार रखेंगे। और डी-डे की सफलता के लिए और एक प्रोड्यूसरशिप के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।